कलाकार। अपनी कला से अनकही बातें कहना एक कलाकार की कला होती है। इसी कला के सहारे वो अपने अंदर के भाव जैसे खुशी, दुख, क्रोध आदि दिखाते हैं। कुछ कलाकार अपनी कला से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। अगर हमें समझ आया तो ठीक, वरना रमेश गायतोंडे, सीनियर इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस। पुलिसकर्मियों की तबादला कोई नई चीज नहीं होती। पुलिस की ड्यूटी में कई बार उन्हें तबादला मिलता है। गाड़ी आकर एक बंगले के पास रुकती है। साहब, यही बंगला नंबर 36 है। मीरा उठो, घर आ गया। मीरा की नींद खुलती है। मीरा खिड़की में से बंगले की तरफ देखती है। उसकी गोद में उसका बेटा राहुल सो रहा था। उसे सोने दो, आँख खुलेगी तो वह बंगले के अंदर होगा। मीरा राहुल को गोद में उठा लेती है और रमेश के साथ बंगले के अंदर चली जाती है। बंगले का दरवाजा खुलता है। बंगला बड़ा ही आलीशान होता है। पुराना होते हुए भी उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मीरा एक कमरे में राहुल को सुला देती है और बंगले का मुआयना करती है। उसे एक कमरे में एक अलमारी दिखाई देती है। अलमारी के शीशे में वो अपने आप को देखती है। तभी उसके सर पर खून की धार लगती है। खून देखकर मीरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। यह सुनकर रमेश दौड़ा दौड़ा मीरा के पास आता है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये देखो, खून। रमेश ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि लाल रंग की शीशी से रंग मीरा के सिर पे गिर रहा है। तुम भी ना, ये तो सिर्फ लाल रंग है, तुम तो खामोखा डर रही हो। तभी रमेश को अलमीरा के ऊपर की रंग और ड्राइंग पेपर दिखाई देता है। जब वो उसे देखता है तो पेपर पर बड़ी सी पेंटिंग्स होती है। ये पेंटिंग्स तो काफी सुंदर है। मगर ये पेंटिंग्स है किसकी? क्या पता, पर राहुल इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, उसे ड्राइंग्स काफी पसंद है। शाम को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब मैं पालक की सब्जी नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटा, खा लो। नहीं माँ, मुझे पालक पसंद नहीं है। अगर तुम ये सब्जी खाओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? वो तो तुम्हें खाना खत्म करने पर ही पता चलेगा। इसके बाद राहुल अपना खाना खत्म कर लेता है। अब मैंने अपना खाना भी खत्म कर लिया है, अब तो मुझे मेरा सरप्राइज दे दो। रमेश वो ड्राइंग पेपर और रंग राहुल को दे देता है। वाह पापा, ये रंग आप कहाँ से लाए? अरे वो सब छोड़ो, अब तुम इससे अच्छी ड्राइंग बनाना। हाँ पापा। अगले दिन रमेश जब अपने काम पर जा रहा था तब उसने देखा कि राहुल ने एक चम्मच की पेंटिंग निकाली है जिस पर खून लगा है। यह देखकर रमेश को काफी अजीब लगा। ये क्या, राहुल ने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई है? वो तो कभी ऐसी पेंटिंग्स नहीं बनाता। राहुल सो रहा था, इसलिए रमेश ने उसे इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा। रमेश पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन में अपना काम करने लगता है। तभी मीरा का फोन आता है। हेलो रमेश, हाँ, घर का गैस खत्म हो गया है। मैं आपके लिए खाना भी नहीं बना पाई। मैंने गैस मंगवा दिया है, शाम तक आ जाएगा। बस आज के दिन आप होटल में खाना खा लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। रमेश अपना काम निपटाकर एक होटल में खाना खाने जाता है। तभी होटल का एक आदमी तेल का डिब्बा अंदर लेकर जा रहा था। शायद डिब्बे में कोई छोटा सा छेद था। इसके कारण फर्श पर तेल गिर जाता है। अरे छोटू, ये तेल साफ कर दे। सुनिए, मुझे एक कांटा चम्मच दीजिए। वेटर चम्मच लेकर आ रहा होता है। तभी वहां एक आदमी चलकर आता है। उसका पैर तेल पर पड़ता है और वो फिसलकर वेटर के ऊपर गिर जाता है। वेटर जब आंखें खोलता है तो वो चम्मच उस आदमी के गले में घुसा हुआ होता है। पूरे फर्श पर खून फैल जाता है। ये तुमने क्या किया? साहब गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रमेश पुलिस स्टेशन फोन लगाता है और एम्बुलेंस को बुला लेता है। वेटर को हिरासत में लिया जाता है और उस आदमी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रमेश रात को सोने की कोशिश करता है मगर उसे नींद ही नहीं आती। उसकी आंखों के सामने बार बार सुबह हुआ हादसा आता है। जैसे तैसे करके रमेश सो जाता है
अगले दिन जब रमेश काम कर रहा होता है तब उसे मीरा का कॉल आता है। हेलो, बोलो मीरा। हेलो रमेश, राहुल ने एक अजीब सी ड्राइंग बनाई है। कैसी ड्राइंग? रुको, मैं तुम्हें उसका फोटो भेजती हूँ। मीरा कॉल कट कर देती है और रमेश को उस पेंटिंग का फोटो भेजती है। उस पेंटिंग में सिर्फ एक सुनसान रास्ता था जो खून से लथपथ था। तभी रमेश का फोन बजता है। हेलो सर, मैं पाटिल बात कर रहा हूँ। डीसी रोड पर एक आदमी का अजीब एक्सीडेंट हुआ है। आदमी की मौत हो गई है। तुम कंट्रोल रूम को फोन करके बता दो, मैं वहां पहुंचता हूं। रमेश वारदात पर पहुंचता है तो देखता है कि उस आदमी के मुंह में एक लोहे का रॉड पूरी तरह से आर पार हो गया है। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस आदमी के कार के टायर अचानक से फट गए और गाड़ी जाकर रोड के किनारे बाहर निकली हुई इस रॉड से टकराई। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है और उससे खून हो जाता है। शाम को रमेश घर पहुंचकर राहुल से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। राहुल, तुमने ये पेंटिंग क्या सोच के बनाई बेटा? पता नहीं पापा। पता नहीं? तुम खुद पेंटिंग बना रहे हो और तुम्हें पता नहीं? आप उस बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरा। इसके बाद रमेश अपना फोन निकालता है। हेलो पाटिल। यस सर। आज हुए एक्सीडेंट और होटल में मरे हुए आदमी के बीच में कुछ कॉमन है क्या? चेक करो। जैसे ही तुम्हें कुछ खबर मिलती है मुझे फोन करना। जी सर। अगले दिन पुलिस स्टेशन में। सर, ये बिल्ला है। ये उन दोनों का भी दोस्त है। ये तीनों पहले चोरी किया करते थे, मगर कुछ सालों से इन्होंने चोरी करना बंद कर दिया है। देखो बिल्ला, तुम्हारे दोस्त तो चले गए, अब बचे हो तुम भी मरने वाले हो, मगर कैसे किसी को नहीं पता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे बचा लीजिए सर। मैं तुम्हें तभी बचा सकता हूँ जब तुम मुझे बताओगे कि तुम तीनों ने मिलकर ऐसा कोई गुनाह या काम किया था जिससे किसी का बहुत नुकसान हो। हम तो बस छोटी मोटी चोरियां करते थे साहब। देखो सच सच बताओ, वरना। रमेश अपनी गन निकालता है और लोड करके बिल्ला के सर पर रखता है। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। हम तीनों ने आखिरी गुनाह एक खून किया था। क्या खून? किसका? बंगलो नंबर 36 में एक लड़की रहती थी जो कि पेंटिंग्स बनाती थी। हम तीनों वहां चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन हमें उसने देख लिया। वो पुलिस को फोन करने वाली थी, इसलिए हमने उसके सिर पे रॉड से हमला करके उसे मार दिया। बंगलो नंबर 36। तभी रमेश का फोन बजता है। मीरा ने रमेश को एक फोटो भेजा हुआ था। वो फोटो को डाउनलोड करने लगता है। उसी के साथ वो अपनी गन पॉकेट में रखता है। उसका ध्यान फोटो पर होता है, इसलिए गन पॉकेट में ठीक से नहीं बैठता। फोटो डाउनलोड होता है। फोटो में एक आदमी के सिर के बीच में खून लगा हुआ होता है। तभी रमेश की गन नीचे गिरती है और गोली चलकर बिल्ला के सिर के बीच में लगती है। ये कहानी इलाहाबाद में रहने वाले समीर की है, जो कि उसके साथ 2015 में हुई घटना पर आधारित है। समीर भारद्वाज उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। उसने अपने रहने के लिए एक बड़ी सोसाइटी में फ्लैट ले रखा था। उस दिन कंपनी में काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए घर पहुंचते हुए उसे 11 बज चुके थे। वो बाइक से गेट के अंदर ही जा रहा था कि उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो गेट से निकलकर रोड की तरफ जा रही थी। समीर अगर थोड़ी देर पहले आता तो शायद उसका चेहरा देख लेता, लेकिन इस टाइम वो सिर्फ उसे पीछे से ही देख पा रहा था। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसका चमकता गोरा बदन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। उसकी पतली सुराहीदार कमर और उसके लंबे बाल खुली हवा से बातें कर रहे थे। समीर ना जाने क्यों बाइक से उतरा और उसके पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वो उससे सिर्फ 1 मीटर की दूरी पर था, तब उसके कदम रुक गए। समीर ने भी अपने कदम रोक दिए थे और उसको थोड़ा डर भी लगा, कहीं वो लड़की उसे गलत ना समझ ले। वो बहुत धीमी रफ्तार से समीर की तरफ पलटी और समीर ने उसकी खूबसूरती को सामने से देखा। उसकी आंखें नीली थी, नाक पतली, गुलाबी होठ और कानों में छोटे छोटे बाली थे। हल्की सी हवा चलने की वजह से उसके खुले बाल उड़ते हुए बहुत ही अच्छे लग रहे थे। एक पल को मानो वो मदहोश हो चुका था। उसको एकटक देखे जा रहा था
और वो भी बिना डरे समीर से नजरें मिलाई हुई थी। क्या आप मेरा पीछा कर रहे हैं? जी 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 नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर आप रुक क्यों गए? अपने रास्ते जाइए। सुनकर वो थोड़ा हिचकिचाया और उसके थोड़ी करीब जाकर बोला, असल में आप जिस बिल्डिंग के गेट से निकल कर आ रही है ना, मैं वहीं रहता हूँ। सुनकर वो थोड़ा समीर के करीब आई। असल में मुझे एक कमरे की जरूरत है, लेकिन वहाँ गई तो उन्होंने मुझे कमरा देने से ही मना कर दिया। उन्होंने कमरा ना देने की वजह बताई? मेरे पास मेरा कोई आईडी प्रूफ नहीं है ना, यही वजह थी। ये सुनकर समीर को अजीब लगना चाहिए था, कुछ सोचना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस टाइम उसके दिमाग पर क्या जादू सा हो गया था। उसकी खूबसूरती और मदहोश कर देने वाली बदन के आगे वो कुछ भी सोचने समझने के लायक नहीं बचा था। आप मेरे साथ चलिए, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। ये सुनकर वो समीर के साथ फिर से सोसाइटी की तरफ चल दी। चलते चलते भी समीर की नजर बार बार उसके बदन पर जा रही थी, जो कि मदहोश कर देने वाला था। आज पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो हॉस्टल पहुंचा तो रिसेप्शन पर बैठा आदमी कुछ नहीं बोला। उसने उसकी तरफ देखा तो वो लड़की को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ पूछने वाला है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही। समीर ने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी जेब से की निकाली और लॉक खोला। फिर दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने के लिए कहते हुए अंदर कदम बढ़ाया। वो भी समीर के पीछे कमरे में एंट्री कर रही थी कि दरवाजे के पास दीवार पर लगी फोटो अचानक से जमीन पर गिर गई और उसने एक चीख मारकर अपने कदम रोक लिए। समीर ने पलट कर देखा तो वो उस फोटो से थोड़ा दूर खड़ी थी और बहुत डरी हुई लग रही थी। अरे, सिर्फ एक फोटो गिरने की आवाज से तुम इतना क्यों डर गई? कहते हुए उसने जमीन पर पड़ा फोटो फ्रेम उठाया। ये फोटो गणेश जी की थी, जिसे वो हमेशा दीवार पर लगा कर रखता था। समीर ने उसको उठाकर चूमा और फिर देखा कि उसका शीशा टूट चुका है, तो उसने उसको ले जाकर स्टोर रूम में रख दिया, ये सोचकर कि शीशा जुड़वाकर फिर से इसको दीवार पर लगा देगा। वो अभी भी चौखट पर ही रुकी हुई थी। अरे, आप अंदर आइए ना। सुनकर उसने खुद को संभाला और कमरे के अंदर आ गई। समीर अभी भी हैरान था कि एक फोटो के गिरने पर ये इतना अनकंफर्टेबल कैसे हो गई। समीर ने उसको हॉल के सोफे पर बिठाया और पीने के लिए पानी देकर खुद भी उसके सामने बैठ गया। मैं आज खाना बाहर से ही खाकर आया हूँ, क्या तुम्हारे लिए कुछ बना दूं? सुनकर उसने पानी का गिलास टेबल पर रखा और कहा, जी नहीं, मैंने भी यहाँ आने से पहले एक ढाबे पर खाना खा लिया था। आपका नाम क्या है? अवंतिका। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम समीर है। अगर आपको भूख लगे तो आप कभी भी किचन में जाकर कुछ खाने के लिए बना लेना। इस पर वो मुस्कुराई और बोली, आपका मतलब है कि मैं यहाँ पर आपके साथ रह सकती हूँ? अब समीर भी मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, जब तक आप चाहें यहाँ रह सकती हैं। उसने इस पर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर शांति बनी रही और फिर समीर ने कहा, चलो मैं तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। सुनकर वो खड़ी हुई और फिर समीर के पीछे कमरे में चली गई। वो बेड के पास जाकर रुकी और उसे एकटक देखने लगी। तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, कहकर समीर कमरे में चला गया। अवंतिका ने दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। समीर अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर यही सोच रहा था कि आज जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो किसी जादू से कम नहीं था। और फिर वो अवंतिका के ख्यालों में खो गया। उसका चेहरा और उसका नशीला बदन समीर की नजरों में घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उसके फ्लैट की डोरबेल बजी। समीर इस तरह से अवंतिका के ख्यालों में खोया था कि उसका डोरबेल पर ध्यान ही नहीं गया। बाहर उसके नीचे वाले फ्लैट में रहने वाला रंजीत खड़ा था। जैसे ही अवंतिका ने दरवाजा खोला, रंजीत उसको देखता ही रह गया। वो मुस्कुरा रही थी और रंजीत भूल चुका था कि वह किस काम के लिए यहाँ आया था। अवंतिका धीमी चाल चलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी और फिर रंजीत भी उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। रंजीत जैसे अपने होश में ही नहीं था। अवंतिका बेड पर जाकर बैठ गई और रंजीत को देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने उठकर रंजीत को गले लगा लिया और रंजीत ने भी उसको जकड़ लिया। अचानक उसको महसूस हुआ कि उसकी कमर पर कुछ चाकू जैसा बहुत तेजी से चुभ रहा है। फिर वह झटके के साथ अवंतिका से अलग हुआ और जब उसने अवंतिका को देखा तो डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। अवंतिका की आंखें लाल अंगारों की जैसी चमक रही थी। उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। उसके बाल अब सफेद नजर आ रहे थे। उसके नाखून लंबे लंबे और तेज धार वाले हो चुके थे।
जिन पर रंजीत की कमर से निकला खून लगा हुआ था। डर क्यों रहे हो रंजीत? मेरे पास आओ। रंजीत डर के मारे दरवाजे की तरफ बढ़ा तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अवंतिका जोर जोर से भयानक अंदाज में हंसने लगी तो उसने पलट कर उसकी तरफ देखा। रंजीत कुछ बोल पाता इससे पहले ही अवंतिका उस पर झपटी और उसके गर्दन पर अपने दांत गड़ा दिए। कुछ ही मिनटों में रंजीत का बदन ढीला पड़ गया और उसने दम तोड़ दिया। समीर अपने कमरे में बेखबर सो चुका था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह किस मुसीबत को अपने घर लाया है। अवंतिका समीर के साथ उसके घर में आराम से रहने लगी। समीर वैसे तो उससे खूब बातें किया करता था, लेकिन वो उसके घर परिवार के बारे में उससे कोई सवाल नहीं करता था। शायद वह खुद भी यही चाहता था कि अवंतिका उसके साथ इसी तरह रहती रहे। वो अवंतिका के कमरे में कदम नहीं रखता था, क्योंकि वो सिर्फ सोने के टाइम ही अपने कमरे में जाया करती थी। हर दूसरी तीसरी रात अवंतिका सोसाइटी में किसी न किसी मर्द को अपने जाल में फंसाकर उसी तरह मार डालती थी जिस तरह की रंजीत को मारा था। अवंतिका धीरे धीरे समीर के दिलो दिमाग पर हावी होती जा रही थी, जिसके आगे उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। एक दिन रात को ठीक 1 बजे के टाइम समीर के पास एक कॉल आया। उसने मोबाइल उठाकर देखा तो कॉल ऊपर वाले फ्लैट में रहने वाले अर्जुन का था। उसने कॉल उठाया और बात करने लगा। हेलो अर्जुन। हेलो समीर। उसकी आवाज से ही लग रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है। अरे क्या हुआ अर्जुन, इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? क्या कोई परेशानी है? समीर यार, रोहित पता नहीं कहाँ चला गया, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने उसे 9 बजे तक तो यहीं देखा था, उसके बाद वो कहाँ गया पता नहीं। समीर याद करता है कि उसने रोहित को कंपनी से आते टाइम अपने फ्लोर पर देखा था। रोहित ने उससे बातें भी की थी और समीर के दरवाजे तक भी आया था। दरवाजा अवंतिका ने खोला था और उस टाइम जब उसकी नजर अवंतिका पर पड़ी थी तो वो भी ठीक उसी तरह मदहोश सा हो गया था जैसे कि पहली बार वो अवंतिका को देखने पर हुआ था। तो तुम इतना डर क्यों रहे हो अर्जुन? वो आ जाएगा, कोई बच्चा तो नहीं है ना? तुमको पता नहीं है क्या, हमारी सोसाइटी से अब तक 5 लड़के गायब हो चुके हैं और वो भी रात के टाइम गायब हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड के पास उसके यहाँ से भागने की कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। बाकी लोग भी इसी तरह सोसाइटी के अंदर से ही गायब हुए हैं। मुझे डर है कहीं रोहित भी उन्हीं की तरह लापता ना हो जाए। सुनकर समीर को भी उसकी फिक्र हुई, लेकिन रात ज्यादा होने की वजह से उसने कहा, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर वो सुबह तक नहीं आता तो मैं कल तुम्हारे साथ उसको ढूंढने की कोशिश करूंगा। वो सोसाइटी से बाहर नहीं गया तो हमें मिल ही जाएगा। उससे बात करने के बाद समीर ने थोड़ा सोचना शुरू किया। अवंतिका आज तक मेरे सामने मेरे कमरे से बाहर नहीं गई, लेकिन सोसाइटी से आदमियों के लापता होने की खबर भी उसके आने के बाद ही शुरू हुई है। कहीं मैं उसे यहाँ रखकर कोई गलती तो नहीं कर रहा हूँ? उसके दिमाग में ये बात घूम रही थी। आज मैं उससे पूछकर ही रहूंगा कि वो कहाँ से आई है और उसका इन आदमियों के लापता होने से कोई कनेक्शन है या नहीं। इतना कहकर वो अपने बेड से उठ खड़ा हुआ और सीधा अवंतिका के कमरे में चला गया। अवंतिका सामने की तरफ करवट लेकर सोई हुई थी। उसको शायद खबर नहीं कि समीर उसके कमरे में आएगा, इसलिए उसने एक लापरवाही कर दी थी जिसकी वजह से समीर का शक और बढ़ गया। जब उसने कमरे में कदम रखा तो उसके पैर से एक रिस्ट वॉच टकराई जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। समीर ने वॉच उठाकर देखा तो उसको याद आया कि ये घड़ी उसने रोहित के कलाई में देखी थी। वो होले से अवंतिका के पास गया और उसकी कमर पर हाथ रखकर उसको जगाते हुए बोला, अवंतिका उठ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इतना सुनते ही अवंतिका ने उसकी तरफ करवट ली और उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उन दोनों के चेहरे के बीच सिर्फ कुछ ही दूरी का फासला था। समीर उसकी सांसें महसूस कर रहा था। अवंतिका जैसे ही मुस्कुराई, समीर के होश उड़ गए। वो भूल गया कि वो किस काम से उसके कमरे में आया था। धीरे धीरे उनके होंठ करीब आए। सुबह समीर की आंख खुली तो उसने खुद को अवंतिका के बेड पर देखा। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो धीरे से अपने ऊपर से चादर हटाकर बेड से उतरा। अवंतिका अभी भी सो रही थी। समीर की नजर जब दोबारा जमीन पर गिरी घड़ी पर पड़ी तो फिर उसके दिमाग में रात वाली बात आ गई। फिर से वही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा, अवंतिका कौन है और कहां से आई है? उसकी आंखों के सामने वह दृश्य दोबारा आ गया जब अवंतिका दीवार से गिरी उस गणेश जी की मूर्ति को देखकर डर गई थी। वो सीधा स्टोर रूम में गया और उस फोटो फ्रेम को उठाकर वापस अवंतिका के पास आया। उसने एक झटके से अवंतिका के ऊपर से चादर हटा दी। अवंतिका ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा। अब तुम्हारा जादू मुझ पर नहीं चलेगा।
कहकर समीर ने वो फोटो उसके चेहरे के सामने कर दी। वो अचानक से चिल्लाकर दूर को हट गई। वो बहुत बेचैन सी हो गई। अपने बालों को नोचते हुए बोलने लगी, समीर, समीर, इसको मेरे सामने से हटा दो। तुम्हें आज मेरा घर छोड़कर जाना पड़ेगा। इसको हटा दो इसको। मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी। मैं अब तुमको आगे कुछ करने के लायक नहीं छोड़ूंगा। कहकर समीर ने चौखट के पास गणेश जी की फोटो रख दी और फिर दरवाजा बंद करके बाहर से लॉक कर दिया। मुझे बहुत जल्दी किसी पंडित को बुलाना होगा। कहकर वो बिना किसी को बताए पास ही के मंदिर में गया और वहां के पंडित जी को जाकर सब कुछ बताया। पंडित जी ने समीर को गले में डालने के लिए एक माला दी और कहा, जब तक ये तुम्हारे गले में है वो तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, यहां तक कि तुम्हारे आसपास भी नहीं घूमेगी। आज रात मैं तुम्हारे घर आकर एक क्रिया करूंगा और उसको भस्म कर दूंगा। समीर ने वो माला पहन ली और फिर अपने घर वापस आ गया। उसने देखा कि सब कुछ शांत है और अपनी जगह पर है। फिर वह धीरे धीरे उस कमरे की तरफ गया जहां उसने अवंतिका को बंद किया था। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अवंतिका जमीन पर मरी पड़ी है। उसकी गर्दन कटी हुई है और उसके हाथ में एक चाकू है जिस पर खून लगा हुआ है। उसने ये भी देखा कि उस कमरे की खिड़की खुली हुई है जो कि वो बंद छोड़कर गया था। अवंतिका की आंखें खुली हुई थी। मरने के बाद भी उसके चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही थी। समीर वहीं जमीन पर बैठ गया और सोच में डूब गया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेगा। इसी तरह उसको सोच में डूबे हुए कितने घंटे गुजर गए इसका उसे अंदाजा भी नहीं था। जब उसके कानों में डोरबेल की आवाज आई तो उसने हड़बड़ाकर घड़ी की तरफ देखा। ठीक 9 बजे थे। उसने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि वही पंडित जी दरवाजे पर खड़े हैं। कहाँ है वो? मैं उसको जिस कमरे में बंद करके गया था वो वहीं पर है। कहकर समीर पंडित जी को उस कमरे में लेकर गया। जब पंडित ने अवंतिका की लाश को देखा तो कुछ मंत्र पढ़े और समीर से बोला, इसने अंदाजा लगा लिया होगा कि इसका अंत निश्चित है, इसलिए इसने आत्महत्या कर ली। ये मर चुकी है, क्या अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं? इसने सिर्फ ये शरीर छोड़ा है। कहकर उसने खिड़की की तरफ इशारा किया और कहा, ये शरीर छोड़ने के बाद उसकी आत्मा उस खिड़की से बाहर चली गई, लेकिन तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ये माला अपने गले में हमेशा डाल कर रखना, वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगी। इतना कहकर पंडित जी वहां से चले गए। समीर ने आधी रात को सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर बड़ी मुश्किल से अवंतिका की लाश को ठिकाने लगाया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और समीर फिर से अपनी जीवन सुकून से बिताने लगा। एक दिन समीर का एक दोस्त उसके घर उससे मिलने आने वाला था। रात के ठीक 9 बजे थे। अब समीर ने उसको कॉल लगाया और बात करने लगा। अमित, तू तो आज मेरे घर आने वाला था ना, कहाँ रह गया? यार क्या बताऊं, मैं तेरे घर आने के लिए निकल ही रहा था कि एक खूबसूरत लड़की मुझे रास्ते में मिली। मैं बस उसको अपने साथ अपने घर ले आया। सुनकर समीर ने घड़ी देखी तो ठीक 9 बज रहे थे। उस लड़की ने अपना नाम क्या बताया? अवंतिका। समीर के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया और उसने कांपते हुए कहा, अवंतिका। कहानियां सुनने में तो बड़ी दिलचस्प होती हैं, मगर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिसे सुनकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि यह हकीकत है या फिर एक काल्पनिक कथा। दामिनी एक नन्ही सी अनाथ बच्ची जिसे एक रोज कोई अनाथ आश्रम में छोड़ गया था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका रूप था। नीली गहरी आंखें, लंबे बाल, चेहरे से झलकती हुई मासूमियत। जो भी उसे देखे बस देखता ही रह जाए। कुछ दिनों के बाद अनाथ आश्रम में एक क्रिश्चियन जोड़ा आया जिन्हें एक बच्चा गोद लेना था। वो अनाथ आश्रम में बच्चे देख रहे थे और जहां दामिनी उन्हें छुप कर देख रही थी। उस जोड़े में से पिंटो ने दामिनी को देख लिया। दामिनी छुप गई। पिंटो दामिनी के पास आई और कहा, बेटा डरो मत, क्या नाम है तुम्हारा? मेरी तरफ देखो। जैसे ही दामिनी ने ऊपर देखा उसकी नीली गहरी आंखों में पिंटो डूब सी गई। उसका चेहरा देखकर पिंटो को लगा कि दामिनी और उसका तो जन्म जन्म का रिश्ता है। तभी पिंटो के पति एंथनी ने उसे आवाज लगाई, पिंटो, वेयर आर यू? यह सुनकर पिंटो होश में आ गई और दामिनी को लेकर एंथनी के पास चली आई। एंथनी, लुक एट हर।
ये कितनी खूबसूरत है। एंथनी ने दामिनी की ओर देखा और वो भी उसे देखता रह गया। उसकी मासूम सूरत ने एंथनी को पूरी तरह आकर्षित कर लिया था। ओह माय गॉड, ये वाकई में खूबसूरत है। एंथनी, हम इसे ही गोद ले लेते हैं। बट पिंटो, हम यहाँ एक लड़के को गोद लेने आए थे। हाँ, मगर इसे देखकर मैंने अपना फैसला बदल लिया है। चलो फिर हम इसे ही गोद ले लेते हैं। एंथनी और पिंटो दामिनी को गोद ले लेते हैं और अपने घर लेकर आते हैं। वो दामिनी को नया नाम नहीं देते और उसे दामिनी ही बुलाते हैं। दामिनी को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था। वो अपने कमरे में अकेला वक्त बिताना पसंद करती। आगे चलकर उसे किताबों का शौक लगा। वो घंटों तक अपने कमरे में बैठे किताबें पढ़ती और किताबों में ही खोई रहती। दिन बीतते गए और दामिनी बड़ी हो गई। दामिनी अब भी किसी अप्सरा से कम नहीं थी। जो भी दामिनी को देखता वह उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता। दामिनी के घर के पास ही टोनी नाम के लड़के का घर था। बचपन से ही टोनी को दामिनी पसंद थी। जब जब दामिनी अपने कमरे में घंटों किताबें पढ़ती, टोनी भी खिड़की से उसे देखता रहता। हालांकि दामिनी किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी और टोनी भी अपने दिल की बात कहने से डरता था। टोनी दिन भर खिड़की में दामिनी की एक झलक पाने का इंतजार करता और दामिनी को देखने पर उसे ऐसा सुकून मिलता मानो जैसे रेगिस्तान में बारिश हुई हो। एक दिन टोनी ठान लेता है कि वह एंथनी और पिंटो से दामिनी का हाथ मांगेगा। वो तैयार होकर दामिनी के घर के दरवाजे के पास जाता है। जैसे ही वो दरवाजे की डोर बजाता है, दरवाजा खुलता है और दामिनी बाहर आती है। सामने टोनी को देखकर दामिनी हड़बड़ा जाती है और उसका पैर फिसलता है। तभी टोनी उसे संभाल लेता है। थैंक यू। ऐसा कहकर दामिनी टोनी की तरफ मुस्कुराती है और चली जाती है। टोनी को जो भी हुआ उस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। टोनी कुछ वक्त के लिए चेहरे पर अजीब सी मुस्कान लिए वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद वो घर के अंदर चला गया। वेलकम टोनी बेटा। हेलो, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। तुम आज सज धज के यहाँ? क्या प्लान है? कुछ नहीं, बस आपसे मिलने आया था। इसी तरह दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद ही पिंटो के घर का फोन बजता है। पिंटो फोन लेती है और फोन पर बातें सुनकर पिंटो के पैरों तले जमीन खिसक गई। दामिनी का एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में दामिनी की मौत हो गई थी। पिंटो और एंथनी अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर दोनों को दामिनी का चेहरा दिखाते हैं। उसे देखकर दोनों भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। यहाँ टोनी को जब ये खबर पता चलती है तो वह पूरी तरह हिल जाता है। एक लड़की जिसे वह बचपन से चाहता था, उसे इस तरह खोने के बाद वह पागल हो गया। दामिनी के याद में उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था और हर दम उस लम्हे को याद करता जिसमें दामिनी उसे देखकर मुस्कुराई थी। अगले दिन एंथनी और पिंटो दामिनी के कब्र के पास गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक सुरंग है और दामिनी वहां से गायब हो चुकी है। ये देखकर दोनों हड़बड़ा जाते हैं। वो पुलिस को इसके बारे में बताते हैं। पुलिस अपनी पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ के दौरान पुलिस उस अनाथ आश्रम में भी जाती है जहां से दामिनी को गोद लिया गया था। पुराने रिकॉर्ड में पता चलता है कि दामिनी एक शमशान घाट में रहती थी। जब भी कोई मरता तो उसे खुशी होती, क्योंकि तभी मरने वालों के लिए रखा हुआ खाना मिलता। एक दिन किसी ने उसे वहां से उठाकर अनाथ आश्रम में डाल दिया। यह सुनकर पिंटो और एंथनी के होश उड़ गए। इतनी मासूम दिखने वाली बच्ची को 2 वक्त खाने के लिए इस हद तक जाना पड़ता था। पुलिस की पूछताछ भी जहां आकर रुक गई। तभी पुलिस को एक आदमी से पता चला कि एक 20-21 साल के लड़के ने कब्रिस्तान से एक बैग अपनी गाड़ी में डाली और चला गया। अब पुलिस उस लड़के की तलाश करने लगी। तभी उन्हें पता चला कि टोनी ने हाल ही में दुकान से एक बड़ा बैग और गड्ढा खोदने का सामान लिया। पुलिस ने बिना वक्त जाया किए टोनी के घर पर छापा मारा। तभी उन्होंने देखा कि टोनी ने दामिनी की लाश को किसी दुल्हन की तरह सजाया और खुद दुल्हा बनकर उससे बातें कर रहा था। जैसे ही टोनी ने पुलिस को देखा, वह पागलों जैसा बर्ताव करने लगा। वो उन पर कमरे का सामान फेंकने लगा। जैसे तैसे पुलिस ने टोनी पर काबू पा लिया। दामिनी की मौत से टोनी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसने दामिनी के कब्र से दामिनी की लाश खोदकर निकाल ली और लाश को बैग में भरकर घर ले आया। उसे दुल्हन की तरह सजाकर उसने उसके साथ शादी कर ली थी। अब टोनी को मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया था और दामिनी का फिर से विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस कहानी के बाद एक ही सवाल उठता है, क्या यही सच्चा प्यार था या उसे पाने का पागलपन? कमेंट में हमें जरूर बताएं। रात का समय था। सुरेश की गाड़ी अंधेरे को चीरते हुए तेजी से जा रही थी।
सड़क सुनसान थी। ना कोई गाड़ी और ना कोई आदमी उस सड़क पर दिखाई दे रहा था। बरसात का मौसम था। आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए अंधेरा और गहरा था। सुरेश के एक हाथ में सिगरेट थी और दूसरे हाथ में स्टीयरिंग। कार में धीमा म्यूजिक बज रहा था। म्यूजिक का मजा लेते हुए सुरेश गाड़ी भगा रहा था। अचानक जोर से बादल गरजता है और बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, इस बारिश को भी अभी आना था। अच्छा खासा मूड में गाड़ी चला रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। सुरेश सिगरेट को फेंक देता है और अपने गाड़ी के शीशे को ऊपर कर लेता है। जोरदार बारिश हो रही थी, इसलिए सामने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। यार, इस बारिश के कारण गाड़ी की रफ्तार भी धीमी हो गई है। ऐसे ही रहा तो मुझे पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। सुरेश अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है। हालांकि उसे सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने सोचा कि इतनी रात हो चुकी है और उसमें ये बारिश, सड़क तो खाली होगी। अब सड़क पर बारिश और बारिश को चीरती सुरेश की कार। अचानक सुरेश की कार के सामने कोई आता है। सुरेश अपनी गाड़ी मोड़ देता है और नहीं! सुरेश को होश आता है। तब वो देखता है कि वो सही सलामत है। हालांकि उसका सर स्टीयरिंग पर लगने से उसके सर से खून बह रहा था। आज तो बाल बाल बच गया। पता नहीं कौन मेरी गाड़ी के सामने आया था। सुरेश अपनी गाड़ी को रिवर्स लेता है और फिर से अपना सफर शुरू करता है। अब सुरेश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश का कहर शुरू था। सड़क पर अब धुंधला धुंधला दिख रहा था। तभी उसे एक हवेली नजर आती है। शुक्र है, आखिरकार इस सुनसान रास्ते पर कुछ तो मिला। सुरेश अपनी गाड़ी को उस हवेली के अंदर ले जाता है। सुरेश अपनी गाड़ी से उतर जाता है और हवेली के दरवाजे के पास जाता है। वो हवेली का दरवाजा खटखटाता है। कोई है? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। हेलो, कोई है? तभी दरवाजा खुलता है। सुरेश देखता है कि दरवाजे के पास कोई नहीं है। सुरेश हवेली के अंदर जाता है। हेलो, कोई है? आओ आओ, इस हवेली में तुम्हारा स्वागत है। सुरेश पीछे देखता है तो एक अधेड़ उम्र का आदमी कुर्सी पर बैठे हुए चाय पी रहा था। उसने आग भी जलाई थी और आग के पास बैठकर सेक ले रहा था। सॉरी, मैंने आपको इतनी रात गए तकलीफ दी। तुम्हारी तकलीफ दूर करना ही मेरा काम है। आओ, यहाँ बैठ जाओ। सुरेश भी आग के पास एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वो क्या है कि मेरे सिर पर छोटी सी चोट लगी है और बाहर काफी बारिश हो रही है, इसलिए मैं यहाँ कुछ वक्त गुजारने आया हूँ। यहाँ कोई आता नहीं, बल्कि उसे लाया जाता है। मतलब तुम समझ जाओगे। मेरा नाम मूसा है। 10 साल से मैं इसी हवेली में रह रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है। एक काम के सिलसिले में शहर जा रहा था। बारिश से तुम्हें ठंड लगी होगी। लो, चाय पी लो। कुर्सी के पास वाली टेबल पर ही एक चाय का कप था। ये कप आपने पहले से ही यहाँ रखा था? तुम्हारे नसीब में ये चाय थी। कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सुरेश चाय ले लेता है। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, जब से यहाँ आया हूँ अकेले ही दिन गुजार रहा हूँ। और आपका परिवार? परिवार, दोस्त, रिश्ते, नाते, ये सब एक हद तक ही साथ रहते हैं। मैं जहाँ हूँ वहाँ सभी को अकेले ही रहना पड़ता है। सुरेश को कुछ समझ में नहीं आया। आप यहाँ शहर से इतनी दूर सुनसान सड़क पर इस हवेली में आए कैसे? ये कहानी है 10 साल पहले की। मैं भी शहर में अपने परिवार के साथ रहता था। बहुत ही खुश था मैं अपने संसार में। एक दिन मुझे कॉल आता है। हेलो मूसा। यस सर। तुम्हें काम के सिलसिले में शहर के बाहर जो हमारी नई फैक्ट्री है वहां जाना होगा। वहां कुछ परेशानियां आ रही है, तुम जाके वहां देखो। मेरे बेटे का कल जन्मदिन था, पर मैं बॉस को भी ना ना कह सकता था। दिल पर पत्थर रखकर मैंने हाँ कर दी। मुझे उसी रात निकलना पड़ा। मैंने अपना सामान लिया। बेटा सो रहा था
मैंने उसके सर पे हाथ रखा और कहा हैप्पी बर्थडे। इसके बाद मैंने कार चालू की और सफर पर निकल पड़ा। रात बहुत थी इसलिए सड़क भी सुनसान थी। मैं अपने धुन में रास्ते को चीर के आगे निकल रहा था। अचानक जोर से बादल गरजे और बारिश शुरू हुई। बारिश इतने जोर की थी कि मुझे गाड़ी के आगे का सब धुंधला दिख रहा था। मैं अपने ही रफ्तार में चल रहा था और अचानक मेरी गाड़ी के सामने कोई शख्स आया। मैंने गाड़ी मोड़ी। रफ्तार के कारण मेरी गाड़ी एक पेड़ से जा टकराई। मुझे होश आया तो मैं जख्मी था। थोड़ी देर बाद मैं इसी हवेली में आ पहुंचा। और तब से मैं यहीं पर रह रहा हूं। क्या? पर क्यों? आप अपने घर क्यों नहीं लौट गए? क्योंकि यहाँ कोई मेरा इंतजार कर रहा था। यहाँ कौन था? कोई मेरे जैसा ही। तो फिर आप कब तक यहाँ रहने वाले हो? बस आज मेरा इंतजार खत्म हो गया। अब मैं यहाँ से जा सकता हूँ। इंतजार खत्म हुआ मतलब? अब तुम जो आए हो। मैं कुछ समझा नहीं। तभी मूसा चाय का कप सुरेश की तरफ फेंकता है जो उसके आर पार चला जाता है। ये क्या हुआ? तुम्हारी उस एक्सीडेंट में ही मौत हो गई थी। अब तुम्हें यहाँ तब तक रहना होगा जब तक तुम्हारे जैसा कोई यहाँ नहीं आ जाता। नहीं। बचपन में गावस्कर तेंदुलकर को देखकर मेरे मन में भी क्रिकेटर बनने की इच्छा जागी। पर मिडिल क्लास फैमिली के लड़कों के सपने अक्सर जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। मैं क्रिकेटर तो नहीं बन पाया, पर मैं रोज स्टेडियम जरूर जाता हूँ। किस लिए? मैं स्टेडियम में क्लीनिंग का काम करता हूँ। रोज उठो, स्टेडियम की घास काटो, स्टेडियम की सफाई करो या फिर ड्रेसिंग रूम तैयार करो। मजा तो तब आता था जब क्रिकेट मैच होता था। स्टेडियम में मैच देखने का मजा ही कुछ और होता। मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम में जाकर प्लेयर्स का ऑटोग्राफ लेना, उनके साथ तस्वीरें लेना, इसी से दिल को तसल्ली मिलती थी। मगर खुशी को नजर लगती देर नहीं लगती। भारत में कोरोना का फैलाव हुआ। इसी के चलते लॉकडाउन घोषित हुआ। अब बस घर पर पड़े पड़े प्लेयर के साथ ली गई फोटो को देखकर दिल बहला लो। मगर एक दिन मेरे सर का कॉल आया। हेलो सुधीर। हाँ सर। तुम अगले हफ्ते से स्टेडियम आना शुरू कर दो। पर सर लॉकडाउन में स्टेडियम पर। हमारे स्टेडियम को सरकार ने कोविड सेंटर बनाने का फैसला किया है, इसलिए हमें स्टेडियम की सफाई करनी होगी और साफ रखना होगा। ओके सर, मैं आ जाऊंगा। ओके, मैंने तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारा पास भिजवा दिया है। मिलते हैं स्टेडियम पर। सर ने फोन कट कर दिया। मैंने सर को हाँ तो बोल दिया, पर कोरोना की खबरें देखकर मेरा भी जी घबरा रहा था। हालांकि मैं घर में अकेला रहता था, इसलिए मुझसे किसी को खतरा नहीं था। मैंने लंबी सांस ली और काम पर जाने का फैसला किया। अगले हफ्ते मैं काम पर जाने के लिए तैयार हुआ। हाथ में ग्लव्स, मुंह पर मास्क और पॉकेट में सैनिटाइजर लेकर निकल पड़ा। रास्ते, गली, मोहल्ले सब सुने पड़े थे, जैसे पूरा देश कोरोना का मातम मना रहा हो। मैं स्टेडियम पहुंच गया। वहां जाते ही मेरा तापमान चेक किया गया। मेरा तापमान नॉर्मल था। मुझे अंदर भेज दिया गया। अंदर जाते ही मैंने देखा कि स्टेडियम पर बेड बिछाए हैं। ट्रीटमेंट का सभी सामान भी स्टेडियम पर लाया गया है। अरे सुधीर, तुम आ गए? हाँ सर। ठीक है, सबसे पहले पीपीई किट पहन लो और ड्रेसिंग रूम अच्छे से साफ कर लो। वहां आप डॉक्टर बैठेंगे। ठीक है सर। मैंने पीपीई किट पहन लिया और सफाई का सामान लेकर ड्रेसिंग रूम पहुंचा तो पूरा ड्रेसिंग रूम बदल गया था। अब वहां टेबल, कुर्सी और फाइल्स आ गई थी। मैंने अपनी सफाई का काम शुरू कर दिया। वक्त के साथ साथ मेरा काम भी पूरा हो गया और मेरी छुट्टी हो गई। मैं घर लौटा। घर आकर मैं सबसे पहले नहाने गया। इसके बाद खाना खाकर सो गया। अब यही मेरा रूटीन बन गया था। अपनी सुरक्षा ध्यान में रखते हुए अपना काम करना पड़ता था। जैसे दिन बीत गए, बेड पर पेशेंट की संख्या भी बढ़ने लगी। देखते ही देखते सभी बेड्स फुल हो गए। डॉक्टर्स डबल शिफ्ट करके पेशेंट का इलाज कर रहे थे।
अब स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। मरने वाले पेशेंट की संख्या बढ़ने लगी थी। रोज कहीं डेड बॉडीज को एम्बुलेंस से मुर्दा घर भेज दिया जाता था। मेरे लिए ये बहुत ही दर्दनाक था। पेशेंट को तड़पते हुए देखना, उनके मरने के बाद उनके रिश्तेदारों का रोते हुए मातम मनाना, ये सब मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। अब मुझे रात में सोते समय उस मातम की चीखें सुनाई देती थी। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे अपने शांत कमरे में भी चीखों की गूंज सुनाई देने लगी। मैंने सर से कहकर छुट्टी ले ली और जैसे तैसे अपने गांव चला गया। मुझे ठीक होने में 1-2 हफ्ते लगे। अब कहीं जाकर मेरे जहन से वह आवाज चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि मेरा कोई भी घर वाला कोरोना की चपेट में नहीं आया था। पर जिन्हें जिन्हें भी इसका सामना करना पड़ा था, उनके दुख मैंने अपनी आंखों से देखे थे। कुछ महीनों बाद कोरोना का कहर कम हुआ, लॉकडाउन भी खुल गया। मैं वापस काम पर लौट आया। अब समय था आईपीएल का, इसलिए स्टेडियम पर जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई थी। मैं भी आईपीएल के लिए बहुत उत्तेजित था।